नंदिनी भागते भागते मोहिनी के निर्वाणा भवन में बने मोहिनी के निर्वास स्थान तक पहुंच गई। अंदर जाने से पहले उसने अपनी तेज सांसों को संभाला और फिर अपना पसीना पोंछा। इसके बाद वो मोहिनी के उस बड़े से आलीशान कमरे में पहुंच गई जहां बाकी की विषानियां मौजूद थीं। उसे देखते ही मोहिनी ने गुस्से से पूछा, कहां रह गई थी तुम नंदिनी? तुम्हें पता है ना कि विषानियों को कभी भी कहीं भी अकेले जाने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर वो बोली, मुझसे गलती हो गई स्वामिनी जी। दरअसल मैं विज्ञानशाला के लिए कुछ जड़ी बूटियां लाने निकल गई थी, पर जाने से पहले मुझे सबको बता देना चाहिए था। ये सुन मोहिनी ने पूछा, अच्छा तो कहाँ है वो जड़ी बूटियां? मोहिनी की बात सुन पहले तो नंदिनी घबराई, फिर उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी जड़ी बूटियां उसे दे दी। ये देख मोहिनी वापस अपनी जगह बैठ गई और उसने पूछा, तुम्हें निर्वाणा भवन के नियम तो याद है ना नंदिनी? उसकी बात पर नंदिनी ने हाँ में सिर हिलाया। तो मोहिनी बोली, ठीक है, तो मैं चाहती हूं नंदिनी कि तुम खुद सबको वो नियम सुनाओ। ये सुनकर नंदिनी सकपका गई और हिचकिचाते हुए बोली, जी मैं? हाँ नंदिनी, तुम? मोहिनी फिर से अपनी उसी कुटिल मुस्कान के साथ बोली, क्यों, क्या तुम भी वो नियम भूल गई? इस पर नंदिनी ने जल्दी से कहा, नहीं स्वामिनी, मुझे तो वो सभी नियम अच्छी तरह से याद है। तो फिर उन्हें अपनी सभी साथी विषानियों को सुनाओ, अभी और इसी वक्त। इतना कहने के साथ ही मोहिनी अपनी आंखें बंद करके एक बार फिर से अपनी उसी साधना में लीन हो गई। नंदिनी थोड़ा आगे बढ़ी और मोहिनी के आसन के नजदीक आकर खड़ी हो गई। फिर उसने बहुत ही सावधानी के साथ कहना शुरू किया, हम कोई आम स्त्रियां नहीं बल्कि सबसे पवित्र विषानियां हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है अपनी उसी श्रेष्ठता और पवित्रता को कायम रखना, क्योंकि वही हमारी एकमात्र शक्ति है। लेकिन इस शक्ति को कायम रखने और इसे बढ़ाने के लिए हमें निर्वाणा भवन के सबसे जरूरी नियम का पालन करना होगा, और उस नियम के मुताबिक हम में से कोई भी विषानी कभी किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आएगी। ये कहते कहते नंदिनी की आवाज थोड़ी कांप उठी, लेकिन उसने फौरन ही खुद पर काबू करते हुए आगे कहा, किसी भी पुरुष का ख्याल तक हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, उनकी छाया तक हम पर नहीं पड़नी चाहिए। नंदिनी की ये बात खत्म होने के साथ ही मोहिनी की गंभीर आवाज उस कमरे में गूंज उठी और वो सभी विषानियों की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तुम लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि जब पुरुषों की छाया तक यहाँ वर्जित है तो फिर हमारे भवन में राजी जैसे कई लड़के क्यों हैं? तो आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि वे तमाम लड़के किसी बहुत ही विशेष प्रयोजन से यहाँ लाए गए हैं, और उन्हें मैं नहीं लाई हूँ, बल्कि ऐसा महाशक्ति का आदेश है, और उनका इस भवन में एक विशेष स्थान है। इसलिए सावधान, तुम में से कोई भी विषानी भवन में मौजूद उन लड़कों के आसपास भी नहीं फटकनी चाहिए, अन्यथा महा अनर्थ हो जाएगा। ये बात खत्म होने के बाद वो आगे बोली, एक बात और, मैंने तुरुक्षिणी को नष्ट कर दिया था, और अगर वो वापस आई है तो इसका मतलब साफ है, किसी न किसी ने हमारे निर्वाणा भवन के नियमों को तोड़ा है। याद रखना, जहां भी बुरी इच्छाओं का वास होता है वहां ऐसी बुरी शक्तियां भी पनपती हैं। मोहिनी की इस बात को सुन एक विषानी बोली, तो अब फिर से आप इस तुरुक्षिणी से हमारा पीछा छुड़ा देंगी ना? मोहिनी ने बोला, हाँ जरूर, वो नष्ट तो हो जाएगी,
पर इसके लिए पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि वो यहाँ आई कैसे। उसे किसी ने तो बुलाया है, और तुरुक्षिणी को बुलाने वाला कोई बहुत शक्तिशाली है। वो जो भी है सिर्फ अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो कोई षड्यंत्र रच रहा है, पर वो जल्द ही हमारे सामने होगा। सभी विषानियों ने चुपचाप अपना सिर हिलाकर और दोनों हाथ जोड़कर मोहिनी की इस बात को स्वीकार किया। मोहिनी की बातें सुन नंदिनी घबरा गई। तभी मोहिनी की नजर अपने हाथ पर गई और वो अचानक ही खड़ी हुई। ठीक है, अब तुम सब लोग अपने अपने कक्ष में जाओ और रात्रि की अंतिम साधना करने के बाद विश्राम करो। जब ये विषानियां अपने अपने कमरों में सोने की तैयारी कर रही थी, तो उसी वक्त एक औरत खुद को एक काले लिबास में पूरी तरह से छुपाए हुए निर्वाणा भवन से बाहर निकली। ये औरत किसी खुफिया रास्ते से बाहर आई थी। उस घने जंगल में तेजी से आगे बढ़ी जा रही थी। अंधेरा होने के बावजूद भी उस औरत को उस रास्ते पर चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। शायद वो उस रास्ते से पहले भी आती जाती रही हो। उस रास्ते पर होते हुए वो ठीक अरण्य ग्राम के बाहर पहुंच गई और वहीं एक विशालकाय पेड़ के नीचे रुक गई। उसने बहुत ही सावधानी से एक बार अपने आसपास देखा और फिर धीमी आवाज में पुकारा, क्रांति, क्रांति। अगले ही पल अंधेरे में से एक साया निकलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि क्रांति ही था। कहो वर्तिका, आज तुमने मुझे कैसे याद किया? क्रांति ने मुस्कुराते हुए कहा। काम ही कुछ ऐसा है क्रांति, जिसे तुम्हारे बिना दूसरा कोई मर्द नहीं कर सकता। वर्तिका ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस पर क्रांति ने कहा, और तुम्हारे अलावा कोई ऐसी दूसरी औरत नहीं जो सबकी नजरों में धूल झोंक कर निर्वाणा भवन से यूं बाहर चली आए, वो भी इतनी रात को। बस क्रांति, ज्यादा फजूल की बातें मत करो और ध्यान से सुनो। वर्तिका ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा, मुझे एक 24 साल के लड़के की जरूरत है, जल्द से जल्द। क्या? ये सुनकर क्रांति चौंक उठा। इतनी जल्दी? लेकिन अभी अभी तो उस राजी नाम के लड़के को हमने निर्वाणा भवन की सेवा में अर्पित तो किया है। वर्तिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं क्रांति, इस बार निर्वाणा भवन को नहीं बल्कि मुझे अपने लिए एक 24 साल के उस लड़के की जरूरत है, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से उस लड़के को निर्वाणा भवन भेजना है। इतना कहने के साथ वर्तिका ने अपने पास से एक थैली निकाली और उसे खोलकर क्रांति को दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारी कीमत है और काम पूरा होने पर इतनी ही कीमत बतौर इनाम में मिलेगी। क्रांति ने देखा वो थैली सोने चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। क्रांति की आंखें चमक उठी। उसने फौरन वो थैली अपने कब्जे में करते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो वर्तिका, इतनी भारी रकम के लिए तो क्रांति अपनी जान लड़ा देगा। ठीक है, मैं जल्द ही तुमसे इसी जगह पर मिलूंगी। इतना कहने के साथ ही वर्तिका तेजी से मुड़ी और उतनी ही तेजी से चलती हुई वापस निर्वाणा भवन की तरफ लौट गई। ठीक इसी वक्त शहर में प्रेरणा इस वक्त अपने घर में मौजूद थी और पूरी तरह से उस किताब को पढ़ने में तल्लीन थी, जिसे आज वो उस पागल बूढ़े के मकान से चोरी छुपे लेकर आई थी। उस किताब में किसी सुयांश वंश के इस इतिहास में जो कुछ भी प्रेरणा ने पढ़ा और जितना उसे समझ में आया, उससे वो बहुत ही हैरान थी। सबसे पहली हैरानी तो उसकी वही थी, यानी सुयांशियों की सबसे खास पहचान, यानी उनके पैरों में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियों का होना। और ये पहचान प्रेरणा और उसके भाई के पास मौजूद थी, उन दोनों के ही पैरों में।
6 उंगलियां थीं। लेकिन एक महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है, प्रेरणा ने मनी मन सोचा। इसका भला इस सूयांश वंश से क्या लेना देना? ये तो बस पॉलीडेक्टिली के अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसे तो बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पैरों में 5 से ज्यादा उंगलियां होती हैं। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में दूसरा ख्याल पैदा हुआ। नहीं प्रेरणा, ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में 1000 इंसानों पर कोई एक खास इंसान ही ऐसा होता है। और यहाँ तो तेरे साथ साथ अमृत के भी पैरों में 6 उंगलियां हैं, वो भी दोनों पैरों में। तो क्या ये जेनेटिक है? यानी मेरा और अमृत का रिलेशन इस समुदाय से है? तभी प्रेरणा को एक आहट सुनाई दी। वो चौंक उठी। इस वक्त अपने कमरे की विंडो के पास रखी स्टडी टेबल पर बैठी हुई उस किताब को पढ़ रही थी। कमरे में अंधेरा था, बस टेबल पर रखा हुआ एक छोटा सा लैंप चल रहा था। ये आहट खिड़की के बाहर से आई थी। खिड़की खुली हुई थी, लेकिन उस पर कर्टन डाला हुआ था। प्रेरणा ने कर्टन हटाकर देखने की कोशिश की तो उसे वही आदमी खिड़की के नीचे बैठा दिखाई दिया जिसने अपने गले में नीला सांप लपेट रखा था। वो उस आदमी को देख एकदम डर गई। वो आज भी उसी उकड़ू तरीके से बैठा प्रेरणा को घूरे जा रहा था। ये देख प्रेरणा एकदम से डर कर पीछे हट गई और खिड़की बंद कर ली। उसने फिर एक बार पर्दा हटाया तो देखा कि वो आदमी उस पर अपनी नजरें जमाए हुए बिना हिले डुले अपनी जगह पर वैसे ही बैठा था। ये देख प्रेरणा ने डरते डरते खिड़की पूरी तरह से बंद कर दी। उसके बाद उसने तुरंत कांस्टेबल राणा को फोन लगाया इस आदमी के बारे में बताने के लिए। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है पर उनका फोन नेटवर्क कवरेज के बाहर था। परेशान सी प्रेरणा वहीं बैठ गई और खुद से ही बोली, आखिर ये आदमी कौन है? और ये राणा अंकल का फोन भी अभी ही नॉट रीचेबल होना था। एक तरफ मेरे भाई का कहीं पता नहीं है, तो वहीं ये आदमी पता नहीं क्यों मेरे घर के बाहर आने लगा है, वो भी गले में नीला सांप लपेटकर। और ये सांप बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा सांप का निशान मैंने अपनी भाई के गर्दन पर देखा था। आखिर क्या कनेक्शन है इन बातों का? ये सब सोचते सोचते प्रेरणा की आंख कब लग गई उसे पता नहीं चला। उधर निर्वाणा भवन में अपनी विषानियों को तमाम नियम बताने के बाद मोहिनी अपने कक्ष से बाहर निकली और भवन के एक लंबे गलियारे की तरफ चल दी। ये भवन का वो हिस्सा था जहां सिवाय मोहिनी के किसी का भी प्रवेश करना वर्जित था। और खुद मोहिनी भी इस हिस्से में किसी खास मौके पर ही आया करती थी, और शायद आज वही खास मौका था। अंधेरे गलियारे को पार करके मोहिनी रुक गई। यहाँ ये गलियारा खत्म हो गया था और उसके आगे बस दीवार थी। हल्की सी लाइट में उस दीवार में एक दरवाजा दिखाई दिया। मोहिनी फौरन उसमें दाखिल हो गई। दरवाजे में दाखिल होने के बाद मोहिनी के सामने बहुत सारी सीढ़ियां थीं जो नीचे की तरफ जा रही थी। मोहिनी तेजी से वो सीढ़ियां उतरते हुए एक अंधेरे से कक्ष में पहुंची। मोहिनी के वहां प्रवेश करते ही उसने वहां बल्ब जलाया और वो जगह रोशनी से भर उठी। वो कक्ष पूरी तरह से खाली था। संगमरमर से बनी उस कमरे की ऊंची ऊंची दीवारें एकदम सपाट थीं। उनमें न तो कोई खिड़की थी और न ही कोई रोशनदान। लेकिन उस कमरे के फर्श के बीचों बीच संगमरमर पत्थर का बना हुआ एक बड़ा सा पात्र रखा था जो पूरा पानी से भरा हुआ था। वो पानी इतना साफ था कि एक नजर पर बिल्कुल किसी शीशे की तरह दिखाई देता था। तभी मोहिनी की नजर उस पानी पर चली गई।
पानी में मोहिनी को अपना चेहरा इतना ज्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा था जितना साफ किसी दर्पण में भी दिखाई नहीं देता। अभी मोहिनी उस पानी में खुद को निहार ही रही थी कि अचानक उसने अपने हाथ पर पड़ी साड़ी का पल्लू हटाया और कुछ देखा, और उसे देखते ही वो चिल्ला उठी, नहीं, ये नहीं हो सकता। मोहिनी अपनी पूरी ताकत से चिल्ला उठी और उसी के साथ उसने अपना हाथ उस पानी से भरे पात्र में दे मारा और वो पात्र वहीं गिर गया। इधर रात के अंधेरे में नंदिनी मौका देखते ही भवन से गायब हो चुकी थी और अब वो इस वक्त अरण्य ग्राम से थोड़ा दूर एक झुरमुट में खड़ी हुई थी। उसका प्रेमी, वही लड़का, उसके पास ही खड़ा था। आसमान में चांद निकला हुआ था जिसकी रोशनी में नंदिनी के चेहरे की खूबसूरती में सचमुच 4 चांद लग गए थे। लड़के ने नंदिनी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा, नंदिनी, कभी कभी तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की प्रेमिका है। नंदिनी ने लड़के के बालों को सहलाते हुए कहा, खुशकिस्मत तो मैं हूं जो मुझे तुम्हारे जैसे पुरुष का प्रेम मिला है। तुमसे मिलने के बाद मेरा मन करता है कि मैं बस एक साधारण सी लड़की बनकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी इन बाहों में। तो आ जाओ ना फिर। इतना कहते कहते उस लड़के ने नंदिनी को अपनी बाहों में भर लिया। नंदिनी का नाजुक जिस्म उसके मजबूत बाहों में आकर कसमसा उठा। लड़के ने नंदिनी के होठों को चूमने के लिए अपने होठ आगे बढ़ाए, लेकिन नंदिनी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, पहले मेरी बात सुनो। वो तो रुक्मिणी ने मुझे देख लिया है और अब वो शायद। लेकिन नंदिनी की बात पूरी होने से पहले ही लड़के ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और कहा, मुझे किसी दुर्रुक्षिणी का कोई डर नहीं है नंदिनी। तुम्हारा साथ पाने के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तभी उस अंधेरे में एक रोशनी सी चमकी। लड़के ने देखा कि थोड़ी ही दूर पर एक लड़की खड़ी थी और उसकी सुर्ख लाल आंखें उन्हीं को देख रही थीं। भागो, ये तो रुक्मिणी है। उसे देख नंदिनी के मुंह से घबराई हुई आवाज निकली और वो उस लड़के का हाथ पकड़कर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे पहले ही वो तुरुक्षिणी बिजली की तेजी से उन दोनों पर झपट पड़ी। इसी के साथ उस अंधेरे सन्नाटे में एक तेज चीख गूंजी कि निर्वाणा भवन से लेकर अरण्य ग्राम तक सहम गया। क्या नंदिनी और वो लड़का बने हैं नया शिकार तुरुक्षिणी का? आखिर कौन था वो आदमी जो बार बार प्रेरणा को अपने घर के नीचे दिख रहा था? क्या था सुयांश वंश का राज? और मोहिनी ने ऐसा क्या देखा उस पानी में जिसे देख वो गुस्से से पागल हो गई? जानने के लिए सुनते रहिए मोहिनी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।